हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड संरचना तथा भू-आकृति विज्ञान। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन व स्वरूप अलग क्यों है? आपने यह भी सोचा होगा कि अलग-अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी विभिन्न हैं। चट्टानें व मिट्टी आपस में संबंधित है क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियाँ ही हैं। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में विभिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। देखिए, वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। तो हमें ये याद करना है, इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बलों में से अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय व अर्धस्थलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों, प्लेट टेक्टोनिक्स के विषय में भौतिक भूगोल का परिचय 2006 नामक पुस्तक में पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। यह आकार में काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। करोड़ों वर्ष के दौरान यह प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं? इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। क्या आप इंडियन प्लेट के उत्तर में खिसकने के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू-आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों व प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व शेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। देखिए, पहला प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, तीसरी है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। तो देखिए, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी-फटी है जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियाँ व गंगा डेल्टा तक जाती है। तो हमें ये याद करना है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कर्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार है। पश्चिम बंगाल में मालदा ब्रश उत्तरी पूर्व भाग में स्थित मेघालय व कर्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर का पठार से अलग करता है। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइन व ग्रेनाइट से बना है। कैब्रिलियन कल्प से यह भूखंडन एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विविध तर्पणिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड ब्रश से प्रभावित है। नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल हैं जैसे अरावली, नल्लामाला, जावदी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ आदि। देखिए, यहाँ की नदी घाटियाँ उथली और उनकी प्रवणता कम होती है। क्या आप हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीपीय नदियों की
अणता ज्ञात करके उनकी तुलना कर सकते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा निर्माण करती है। महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण हैं। आगे देखिए, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीला है। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनिक तथा अंतर्जनित बलों की अतिक्रियाओं से प्रभावित हैं। इसके परिणाम स्वरूप इनमें बलन ब्रश और शेप थ्रस्ट बनते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियों से अपरदित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में हैं। गोर्ज, वी आकार घाटियाँ, श्रिपक्रियाएं व जलप्रपात इत्यादि इसका परिणाम है। आगे देखिए, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनतिग्रत है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ये हमें याद करना है कि तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। देखिए आगे, तब से हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। जलोढ़ मिट्टी। देखिए, ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल और भू-आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू-आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भू-आकृति एवं उच्चावच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। आगे देखिए, भू-आकृति। किसी स्थान की भू-आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़-खाबड़ स्थलाकृति है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें अनेकों चोटियां, सुंदर घाटियां वह महाखंड है। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटा-फटा पठार है जहां अपरदित चट्टान खंड और कगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू-आकृति खंडों में बांटा जा सकता है। देखिए, पहला है उत्तर तथा उत्तरी पूर्व पर्वतमाला, दूसरी है उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान, छठा है द्वीप समूह है।